हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? चूजिंग द राइट ट्रैक टू कट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। हार्वेस्ट होने के बाद जो एग्रीकल्चर में लॉस होता है उसको कट करने का क्या तरीका है? तो एग्रीकल्चर आप पढ़ते हो जीएस पेपर 3 में। एग्रीकल्चर के अलावा फूड प्रोसेसिंग पढ़ते हो, फूड सिक्योरिटी पढ़ते हो, और उसमें एक टॉपिक होता है बफर स्टॉक करके। तो ये सारा चीज वहां के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जीएस पेपर 3। सेकंड, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्लोबल इनसाइट एंड इंडिया चैलेंज। वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पूरे वर्ल्ड में कैसा है और इंडिया में कैसा है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो अगेन जीएस पेपर 3 का पार्ट बनेगा। वुमेन वाला टॉपिक जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 पॉलिटी का पार्ट बनेगा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, चूजिंग द राइट ट्रैक। ट्रैक क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेलवेज की बात करी गई है कि इंडियन रेलवेज काफी हेल्प कर सकता है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के, वो काफी कम हो जाए। तो एक एक करके हम बात करना स्टार्ट करते हैं। और डेटाज इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटाज का आप नोट्स बना सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ग्लोबल रैंक इन प्रोडक्शन वर्सेस एक्सपोर्ट। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ग्लोबली। ग्लोबली हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, बट इट रैंक एट्थ इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में रैंक किसका है? इंडिया का एट्थ रैंक है। शेयर कितना है? जस्ट 2.4% शेयर इंडिया होल्ड करता है एट्थ रैंक के साथ। जबकि हम लोग प्रोड्यूसर क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो इतना बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद एट रैंक खराब है, पुअर है। और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में सिर्फ 2.4% शेयर भी क्या है? पुअर है। मतलब प्रोड्यूस तो करते हैं बट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंज्यूम करना है। कंज्यूम करना, चलो ठीक है, खाना तो खाएंगे ही हम लोग, और जरूरी चीज जो है वो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। वेस्टेज वेस्टेज ज्यादा है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है? अब यहाँ पे मैंने एक साथ मेंशन कर दिया। आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर करके आप आंसर जब लिखोगे ऐसे करके आप हब एंड स्पोक टाइप मॉडल बना सकते हो। ठीक है। आप लिख सकते हो लो प्रोडक्टिविटी, इनएबिलिटी टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी अगर फूड नहीं होगा तो भी एक्सपोर्ट नहीं होगा, यूरोपियन कंट्रीज उसको रिजेक्ट कर देंगे। इनएफिशिएंसीज इन द सप्लाई चेन, जो भी सप्लाई चेन हमारा उसमें इनएफिशिएंसी है, मतलब फसल कटी, कट के एक्सपोर्टर तक पहुंची, एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया, उसमें प्रॉब्लम है। इंक्लूडिंग इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है। ये सारी चीजें ये मिलके ये बताती हैं कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कम क्यों है। डायरेक्टली मेंस क्वेश्चन बन सकता है कि वाई आवर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स आर लेस डिस्पाइट वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हो। द स्केल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, एनुअल लॉस कितना है? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इन इंडिया कितना है? देखो, 1,52,790 करोड़ एनुअली, इतना ज्यादा है। कुछ साल पहले 2017-18 तक ये सिर्फ 93,000 करोड़ हुआ करता था, है ना, जो कि नीति आयोग ने भी बताया था, जो अशोक दलवई कमेटी ने बताया था। बट अभी ये बढ़ गया है, 1.5 गुना हो गया है, अकॉर्डिंग टू 2022 मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अभी भी 2022 के डेटा के हिसाब से इतना एनुअल लॉस, बहुत ह्यूज लॉस है। Population growth challenge, with India's growing population, meeting food and nutrition demand intensifies। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, फूड और न्यूट्रिशन का डिमांड इंटेंसिफाई होता जाएगा। हमें जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उनको कम करने पे ध्यान देना चाहिए। फिर यहाँ पे डेटा आ जाता है कि क्या क्या हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस करते हैं। जो एग है, फिश है, मीट है, उसमें से 22% लॉस हो जाता है। फ्रूट्स 19% लॉस हो जाते हैं, है ना। हार्वेस्ट पके हुए फूड सड़ जाते हैं, सड़ना ही क्या है? लॉस है। सड़ना, गलना। वेजिटेबल्स 18% लॉस हो जाता है, एक्सपोर्ट का लॉस हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 19% ऑफ फूड इज लॉस ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट ऑफ पेरिशेबल। एक्सपोर्ट करने में लॉस हो जाता है। इंपोर्ट कंट्री स्टेज पे, इंपोर्ट पे ही लॉस हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्री लॉजिस्टिक्स, तो एग्रीकल्चर के लिए लॉजिस्टिक्स बनाना होगा। लॉजिस्टिक्स का मतलब कि हमें वेयर हाउसिंग बनाना होगा जहाँ स्टोर करके रख सकें। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटर करना होगा, कार्गोज अच्छे करने होंगे जिसमें वो जाएगा सामान, है ना। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, मल्टीपल लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट इन अ सिंगल सप्लाई चेन। फर्स्ट माइल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फार्म गेट टू मंडी, फार्म गेट टू मंडी का फर्स्ट माइल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन, दूर के लिए रेल, रोड और वाटर, एयर, इन सब का यूज करना है। और लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन, कंज्यूमर तक कैसे फ्रेश पहुंचे, उसके लिए भी हमें बंदोबस्त करना है। तो ये तीनों चीजें होंगी तो जाके सप्लाई चेन होगा।
टाइम सेंसिटिविटी, पेरिसेबल गुड्स क्या है, उनको 2 दिन रख दोगे तो रास्ते में ही सड़ जाएंगे, है ना। पेरिसेबल प्रोड्यूस फेसेज अ टाइम शॉर्टेज वन हार्वेस्टेड, एक बार फसल कट गई तो टाइम कम रहता है, तो उनके लिए जो लॉजिस्टिक्स होना चाहिए काफी एफिशिएंट होना चाहिए। और ये लाइव स्टॉक, फ्रूट्स और वेजिटेबल तीनों चीजों में इतना ही ट्रू है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर क्या चैलेंज फेस करता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। 86% of Indian farmers are small and marginal, struggling to attain economy of scale due to small production volume. 86% जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उनका प्रोडक्शन का वॉल्यूम ही कम है, मार्केट से कनेक्टिविटी ही कम है, तो उनका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी ज्यादा होता है और इनकम लॉस भी ज्यादा होता है। फूड प्राइस वोलेटिलिटी कैसे सपोर्ट करता है उनके लॉस में, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स अफेक्टिंग पेरिसेबल प्रोड्यूस कंट्रीब्यूट टू फूड प्राइस वोलेटिलिटी, फूड प्राइस भी काफी ऊपर नीचे चला जाता है। अब इंडियन रेलवेज का रोल इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन ये सॉल्यूशन के रूप में, वे फॉरवर्ड के रूप में आप लिख सकते हो। इंडियन रेलवेज रेवेन्यू इज प्राइमरली ड्रिवन बाय फ्राइट ट्रांसपोर्ट, जो भी रेवेन्यू होता है उसमें फ्राइट मतलब गुड्स के ट्रांसपोर्ट, मालगाड़ी की वजह से, है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्लूड करते हुए इंडियन रेलवे का अच्छा रेवेन्यू होता है। इन 2022 फ्राइट ट्रांसफर अकाउंटेड फॉर 75% ऑफ टोटल अर्निंग। सोचो ये आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन करो रेलवेज के बारे में तो यहाँ भी मिल सकते हो, 25% अर्निंग होता है रेलवे का पैसेंजर से और 75% अर्निंग होता है गुड्स से, ट्रांसपोर्ट से। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिलाइज ऑन इंडियन रेलवेज टू मूव 90% ऑफ इट्स फूड ग्रेड। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने 90% गुड्स के लिए किस पर डिपेंड करती है, रेलवे पर डिपेंड करती है। और 97% जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो बाई रोड ट्रांसफर होते हैं, ट्रक से, मिनी ट्रक से ट्रांसफर होते हैं, तो इसमें पेरिस होने का चांस जो है ज्यादा रहता है। इंडियन रेलवेज ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, ट्रक ऑन ट्रेन, दिस सर्विस कैरीज लोडेड ट्रक ऑन रेलवे वैगन्स, लोडेड ट्रक को भी लाद लिया जाता है। एफर्ट्स आर ऑनगोइंग टू एक्सपेंड दिस सर्विस आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल, मिल्क के लिए, कैटल फीड के लिए इसका सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है। कोविड-19 पैंडेमिक में स्पेशल पार्सल ट्रेन बनी थी, उनका भी सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है। किसान रेल करके एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आया था, गवर्नमेंट ने बजट में 2-3 साल पहले इंक्लूड किया था किसान रेल। किसान रेल का मतलब लॉन्च टू कनेक्ट रीजन विद सरप्लस पेरिसेबल प्रोडक्शन टू कंजम्पशन रीजन मोर एफिशिएंटली, है ना। हर ट्रेन में क्या बनाया जाएगा, बीच में एक कोल्ड डब्बा बनाया जाएगा जिसमें फ्रीजर टाइप रहेगा और उस डब्बे में सारा फ्रूट, वेजिटेबल, पेरिशेबल, दूध ये सब रख के आगे भेजा जाएगा। इम्पैक्ट क्या हुआ, रिसेंट स्टडी हाईलाइटेड रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एंड इंक्रीज फार्म इनकम ड्यू टू किसान रेल, किसान रेल की वजह से। इसका एग्जाम्पल भी है, किसान रेल जब आप लिखो तो उसका एग्जाम्पल भी दो, यहाँ से एग्जाम्पल, ग्रेप ग्रोअर्स इन नासिक महाराष्ट्र अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5,000 पर क्विंटल। नेट प्रॉफिट कितना कमाया उन लोगों ने, 5,000 पर क्विंटल बाय ट्रांसपोर्टिंग अबाउट 22,000 क्विंटल्स वाया किसान रेल, है ना। पर क्विंटल इतना कमाया तो 22,000 क्विंटल इंटू 5,000 मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कितना आता है। ग्रेप ओनर्स जिन्होंने अंगूर उगाए महाराष्ट्र में। प्रोमिसिंग रोल ऑफ रेलवे इन एग्रीकल्चर, अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस बढ़ेगा लोगों का, एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगा क्योंकि रेलवे ऑलमोस्ट हर जगह पूरे इंडिया में दिख रहा है ना, अवेलेबल है। चैलेंज आइडेंटिफाइड, क्या क्या चैलेंज है, फ्रेंड्स ऑफ चैंपियन 12.3 इंडिया, अ कोएलिशन ऑफ फूड सप्लाई चेन actors powered by WRI India highlighted multiple touch point during the transport of perishable using railway as a challenge। मल्टीपल टच पॉइंट मतलब बहुत जगह रुक के जाना, है ना, ये एक, और बार बार लोग उसको आकर टच करेंगे पेरिसेबल गुड्स को, ठीक है, और फिर वापस जाएंगे, तो ये एक वजह हो सकता है, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। क्या क्या रिकमेंडेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए, एक स्पेशलाइज्ड वॉगन्स हो उनके लिए, अलग से बोगी हो उनके लिए, इन्वेस्टमेंट इन टेम्परेचर कंट्रोल वॉगन्स, टेम्परेचर कंट्रोल वैगन हो, है ना, -5 डिग्री, -10 डिग्री, 0 डिग्री, 5 डिग्री, इन सब पे एक ठंडा अलग से ही एसी कूच हो जिसमें कि पेरिसेबल गुड्स सीधे सीधे एग्रीकल्चरल गुड्स जा सके। फूड सिक्योरिटी, enhancing food security by minimizing spoilage and contamination risk, spoilage और contamination risk को minimize करो, processes को streamline करो। DFI committee recommends streamlining loading unloading process and addressing staffing shortage through recruitment and training, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग से स्टाफिंग शॉर्टेज किया जाए। रेलवेज ओवर रोडवेज, प्रायोरिटाइजिंग रेलवेज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोमिसेस मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे को प्रायोरिटाइज करना किसके लिए, फ्रूट्स एंड
वेजिटेबल के लिए मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करता है। अनटैप अपॉर्चुनिटीज, environmental impact. Indian Railway generates up to 80% less carbon dioxide for freight traffic compared to road transport. इंडियन रेलवे जनरेट करता है 80% लेस कार्बन डाइऑक्साइड, किसके लिए? फ्राइट ट्रैफिक के कंपैरिजन में, रोड ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। तो हम लोगों को रोड की जगह इंडियन रेलवेज को ही टैप करना चाहिए, एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच बनाना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हार्नेस करना चाहिए, बजटरी एलोकेशन को गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। इस साल अभी जो बजट आने वाला है, द 2024 बजट एम्स टू ब्रिज द फार्म टू मार्केट गैप विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यू एडिशन सपोर्ट, कॉम्प्लीमेंटेड बाय रेलवेज इनिशिएटिव टू मिनिमाइज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जिससे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। सेकंड टॉपिक ऑफ द डे की तरफ चलते हैं, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्लोबल इंसाइट एंड इंडियाज चैलेंज। द आर्टिकल ब्रीफली डिस्कसेस ग्लोबल एंड इंडियन कंटेक्स्ट ऑफ वुमेन पॉलिटिकल रिजर्वेशन। वुमेन का पॉलिटिकल रिजर्वेशन को हाईलाइट किया जा रहा है, और हम लोग देखेंगे कि यूके में, साउथ अफ्रीका में, यूएसए वगैरह में कितना यूनिवर्सल सफरेज के बाद वुमेन कितना पार्टिसिपेट कर पाती है, कितना लेजिस्लेशन में उनका रोल हो पाता है, और इंडिया में कितना हो पाता है। ये कंपैरिजन है। जीएस पेपर 1 जहां वुमेन की बात आती है वहां काम आएगा, जीएस पेपर 2 जहां वुमेन की बात आती है और पॉलिटी है वहां भी काम आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पर्सपेक्टिव। Global representation of women in politics. UK general election. A record 263 women MPs were elected. अभी जो यूके में इलेक्शन हुआ है जहां ऋषि सुनक हार गए, वहां 40% वुमेन एमपी आई हैं। सोचो 40%, दैट इज प्रिटी ह्यूज। जहां भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी ऐसे में इसको यूज करो, लिख लो अभी के अभी डेटा, इसको लिख लो। साउथ अफ्रीका एंड यूएस में, साउथ अफ्रीकन नेशनल असेंबली में 45% वुमेन है, यूएस में सिर्फ 29% है, बट बेटर देन इंडिया, फार फार बेटर देन इंडिया। यूनिवर्सल सफरेज, सफरेज मतलब सफर करना नहीं होता है, सफरेज मतलब हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हो पाए, हर कोई वोट कर पाए, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सफरेज। सबको, वुमेन को भी यूनिवर्सल सफरेज देने वाला, यूनिवर्सल सफरेज मतलब कोई भी वुमेन जो 18 प्लस हो गई या एक लीगल एज उसका एक्वायर हो गया, वो वोट दे सकती है। ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना 1893 में। यूके ने कब अलाउ किया? 1928 में, जबकि यूके पहले से डेमोक्रेसी था। यूएस ने कब अलाउ किया? 1920 में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके। सोचो यूएस बन गया था, है ना, लेकिन यूएस में हर वुमेन को वोट देना भी अलाउड नहीं था। वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, हम 1947 में आजाद हो गए थे, बट हमारा पहला इलेक्शन आजाद भारत में 1952 में हुआ। तभी से हमने अलाउ कर रखा है कि हर वुमेन राइट टू वोट हो। जो भी एक लीगल एज, चाहे वो लीगल एज तब 21 हो चाहे अभी 18 हो, वो अचीव कर लेती है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहा? वोट तो दिया, वो ठीक है, बट कितनी एमपी चुन के आई उसके बारे में बात करो। एमपी में वुमेन एमपी सिर्फ 5% चुन के आती थी, 10%। कब तक? 2004 तक। ये स्थिति बदली 2014 में, 12% वुमेन आई। वे और बढ़ा संख्या, 17th लोकसभा में और बढ़ा, है ना। 18th लोकसभा में अभी 14% है, 17 से थोड़ा सा कमा है इस बार परसेंटेज पॉइंट वाइज। स्टेट असेंबलीज में नेशनल एवरेज 9% के राउंड है, मतलब 10%। मतलब अगर 100 एमएलए हैं तो सिर्फ उसमें 9 वुमेन है, जबकि आइडियली 50-50 होना चाहिए। 50-50 में नहीं है तो आइडियली 60-40 होना चाहिए, है ना। तो इस रेशियो तक तो हमें पहुंचना ही चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो पंचायत बनाए और जो म्यूनिसिपालिटीज, दोनों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। वहां पे वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया कि इसमें वुमेन आएंगी और कितना रहेंगी? 1/3 रहेंगी। रिजर्वेशन लोकसभा और असेंबली में भी अटेम्प्ट किया गया 1996 में, 2008 में, बट वो रिजर्वेशन अटेम्प्ट जो था वो अनसक्सेसफुल रह गया। ग्लोबल वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, देखते जाओ परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन सबसे ज्यादा स्वीडन में दिखेगा, है ना। क्या उनको कोटा मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज में? यस, पॉलिटिकल पार्टीज में कोटा मिलता है, पार्लियामेंट में नहीं मिलता। साउथ अफ्रीका में 45, पार्टी में देखो पार्लियामेंट में कोटा देने वाला सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश है। पॉलिटिकल पार्टी में डायरेक्टली, जैसे बीजेपी में, कांग्रेस में, तृणमूल कांग्रेस जैसे इंडिया में पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टीज में वुमेन को कोटा रिजर्वेशन देके रखा है। साउथ अफ्रीका में यस, ऑस्ट्रेलिया में यस, फ्रांस में यस। जो मेजोरिटी वाले हैं उन्होंने पार्टी में ही डायरेक्ट रिजर्वेशन दिया है, रादर देन की सीट्स में दिया है।
सॉरी, ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है। जबकि यूएस में कहीं भी नहीं है, स्टिल 29%, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में 20 और 16%, क्योंकि उतना कोटा उन लोगों ने पार्लियामेंट में दिया हुआ है। ठीक है। मेथड टू इंश्योर हायर रिप्रेजेंटेशन, या तो वॉलेंट्री और लेजिस्लेटेड कोटा दे दो, पॉलिटिकल पार्टीज में दे दो। इंडिया में तृणमूल कांग्रेस, जो ममता दीदी की पार्टी है, ममता बनर्जी की, उन्होंने दिया हुआ है। कोटा इन पार्लियामेंट थ्रू रिजर्वेशन ऑफ सीट, या तो पार्लियामेंट में दे दो। दिस अप्रोच reserve specific seat for women but faces criticism that it might imply women are not competing on merit and could reduce incentive for MP to nurture their constituencies। कि वुमेन जो है वो मेरिट पे काम नहीं कर रही है, या ऐसा इसमें मेरिट्स के बदौलत वो जीत के नहीं आ सकती हैं, तो रिजर्वेशन उनको सीधे पार्लियामेंट में देना पड़ रहा है। यहाँ पे ऐसे आर्गुमेंट बनते हैं, और जो भी एमपी काम कर रहे हैं उनको थोड़ा डिस्करेजमेंट मिलता है कि अगली बार वो सीट वुमेन सीट हो जाए तो जीते, नहीं जीते। कंपेरिजन ऑफ कोटा सिस्टम, परफॉर्मेंस ऑफ कोटा, है ना। कंट्रीज विद कोटाज इन पार्लियामेंट लाइक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑफिस फेस पुअरर इन वुमेन रिप्रेजेंटेशन कंपेयर टू कम्पीट विद पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज में कोटा देना बहुत जरूरी है। ये सोर्स क्या है डेटा का? पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। हमने कहाँ पे दिया? हमने पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं दिया डायरेक्टली, हमने कहाँ दिया है? पार्लियामेंट में 1/3 दिया है। ये एक तरीका था, बट पॉलिटिकल पार्टीज में देना ज्यादा बेटर तरीका हो सकता था। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लास्ट ईयर ही पास हुआ, 2023 में स्पेशल सेशन बुलाया गया था इसके लिए। इट प्रोवाइड्स फॉर 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन द लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इम्प्लीमेंटेशन, द रिजर्वेशन विल कम इनटू इफेक्ट। रिजर्वेशन कब इफेक्ट में आएगा? आफ्टर द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज फॉलोइंग द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जैसे ही एक्ट कमेंसमेंट हो जाएगा, उसके फर्स्ट सेंसस के बाद जब डीलिमिटेशन होगा, डीलिमिटेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज को बड़ा छोटा किया जा सकता है ना। जैसे कि मान लो इंडिया में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 543। अब 543 में ऑलमोस्ट पॉपुलेशन बराबर होना चाहिए, पर धीरे धीरे किसी में पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, है ना, किसी में कम हो जाएगा, तो वापस उनको बैलेंस किया जाएगा डीलिमिटेशन एक्सरसाइज से। उसके बाद 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व किया जाएगा। सेंसस रिक्वायरमेंट, द ओवरड्यू सेंसस should be conducted promptly to ensure the reservation implemented by the 2000 general election। 2029 जनरल इलेक्शन से ये रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हो जाए, इसके लिए अब सेंसस हो जाना चाहिए। करंट रैंकिंग, as of April 2024, India ranks 143 in the monthly ranking of women in national parliament published by the Inter-Parliamentary Union। पॉलिटिकल पार्टी स्टैटिस्टिक्स क्या है? तृणमूल कांग्रेस 38% वुमेन एमपी है, देखो, क्योंकि उसने पार्टी में ही डायरेक्टली दे रखा है। भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस में सिर्फ 13% ईच है। नाम तमिलार कची, अ स्टेट पार्टी इन तमिलनाडु फॉलोज अ वॉलंटरी 50% वुमेन कोटा, ये होना चाहिए। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, रिप्रेजेंटेशन और फेयर होगा। द अमेंडमेंट एम्स टू इंश्योर फीमेल fair representation of women in legislature, enhancing gender sensitivity in parliament process। पार्लियामेंट के प्रोसेस में और जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसमें भी जेंडर सेंसिटिविटीनेस आएगा। वुमेन मिनिस्टर की संख्या बढ़ेगी, बोथ कहाँ पे? सेंटर में भी और स्टेट में भी। द नारी शक्ति वंदना अधिनियम, इस की फीचर ऑफ द बिल, जो बिल पास हुआ उसका की फीचर क्या है? एक वुमेन को लोअर हाउस में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, है ना। जो रिजर्वेशन है वो कहाँ पे है? लोकसभा में। आर्टिकल 330 ए को इंट्रोड्यूस किया गया। कैपिटल ए देखते ही आप समझ जाओ या कैपिटल बी की इसको अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया होगा। जैसे आर्टिकल 330 में एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीट की बात की जाती है, 330 ए में वुमेन के लिए रिजर्व सीट की बात की जाएगी। और ये रिजर्व सीट रोटेट होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक एरिया फिक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो कामरूप से एक वुमेन सीट रिजर्व हो गया, तो हर बार वो वुमेन ही रहेगा। वो क्या होगा? चेंज होगा, फिर वो जोरहाट हो सकता है, फिर कुछ और हो सकता है। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये हो गया लोकसभा के लिए, ये हो गया स्टेट्स के लिए। स्टेट्स के लिए आर्टिकल कौन सा आया? 332 ए। अब ये दोनों जो आर्टिकल है 330 ए और 332 ए, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है। इसमें भी वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा रोटेशन बेसिस पे, और एससी एसटी में भी वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स, 1/3 ऑफ सीट्स filled through direct election to legislative assembly will be reserved for women।
रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन एनसीटी, एनसीटी जो दिल्ली है, दिल्ली में भी वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया। वहां पे आर्टिकल 239A को क्या कर दिया जाएगा, उसमें अमेंड। कमेंसमेंट ऑफ रिजर्वेशन, न्यू आर्टिकल 334A। Effective implementation, reservation will be implemented after the publication of the census conducted following the enactment of the bill। बिल कब आया, 2023 में। उसके बाद जब भी सेंसस होगा, सेंसस जनगणना जिसको बोलते हैं हिंदी में, सेंसस के बाद से क्या होगा, सेंसस के बाद से डीलिमिटेशन होगा। डीलिमिटेशन किसको बोलते हैं, डीलिमिटेशन मतलब अभी बताया मैंने कि इंडिया में इतने कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई बड़ा हो रखा है, किसी में पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी में कम है, उसको नॉर्मलाइज करके वापस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीएडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद वुमेन का ये रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इनिशियली ये रिजर्वेशन 15 ईयर के लिए है, बट बाद में इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। रोटेशन ऑफ रिजर्व सीट को रोटेट किया जाएगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक ऑफ द डे पे चलते हैं। थर्ड टॉपिक है जीएस पेपर 3 के लिहाज से इंपॉर्टेंट, और ये बात करता है इनफॉर्मल सेक्टर्स की। दिस टॉक अबाउट द इनफॉर्मल सेक्टर। The article discusses the current state of India's informal economy, focusing on key data point and trends derived from recent survey। recent survey से जो भी key data point derive होते हैं उनकी बात ये करता है। First, understanding India's informal economy। इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या है? इनफॉर्मल इकोनॉमी में आते हैं स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, हाउस होल्ड प्रोप्राइटी, किसी ने घर पे दुकान बना रखा है छोटा मोटा, पार्टनरशिप एस्टैब्लिशमेंट, है ना। इट कॉन्स्टिट्यूट नियरली हाफ ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक आउटपुट। जितना इंडिया में इकोनॉमिक आउटपुट होता है, हाफ किससे आता है, इनफॉर्मली आता है। और 3/4 एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आता है, इनफॉर्मली। 1/4 एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आता है, फॉर्मल सेक्टर से आता है, गवर्नमेंट जॉब या फॉर्मल प्राइवेट जॉब, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, बैंगलोर में, पुणे में या कहीं भी। क्या क्या चैलेंजेस फेस्ड हैं, ओवर द पास्ट 7 years न्यूमरस यूनिट हैव बीन क्लोज्ड। लास्ट 7 ईयर में बहुत सारे यूनिट क्लोज हो गए, बहुत सारी जॉब लॉसेज हुए, 16.45 लाख जॉब लॉसेस। इसको रिपोर्ट किसने किया है, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस ने रिपोर्ट किया है। रिसेंट सर्वे क्या बताती है, एनएसएसओ सर्वे। ये सर्वे का नाम जरूर याद रखना, 2021, 22 और 22, 23, कि जब से हमने डीमोनेटाइजेशन किया है ना, नोटबंदी की थी ना, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, कोविड पैंडेमिक आया, उसके बाद से बहुत प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है इनफॉर्मल सेक्टर पे। सेक्टर स्पेसिफिक क्या इफेक्ट दिखा, इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बहुत सारे होते हैं, छोटा छोटा काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल है, रजिस्टर्ड अच्छे से नहीं है ना, तो उन लोगों को सिवियरली अफेक्ट हो गए। विथ ए नोटिसेबल शिफ्ट टुवर्ड्स द जॉब बीइंग क्रिएटेड इन ओन अकाउंट एंटरप्राइज। अब लोग जब अनएम्प्लॉयड हो गए तो अपना ही कुछ काम करना स्टार्ट कर दिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो डिक्लाइन इन जॉब क्वालिटी, जॉब क्वालिटी में भी डिक्लाइन देखने के लिए मिला। डेफिनेशन ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइज, वैसा इंटरप्राइज जो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, उसका डेफिनेशन क्या है, दीज इंटरप्राइज ऑपरेट इन द अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर, और एमएसएमई सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, हाउस होल्ड यूनिट को इंक्लूड करते हैं, हायर्ड वर्कर होते हैं, ओन अकाउंट एंटरप्राइज, एक सेल्फ डेवलप्ड आप कुछ काम कर रहे हो वो भी उसमें हो सकता है। अब कुछ डेटाज है, क्या सारे डेटा, इतने डेटा देख रहे हैं सब लिखने के लिए हैं, सब याद करने के लिए है, ऐसा नहीं है, थोड़ा समझने के लिए। एम्प्लॉयमेंट का डिक्लाइन, डिस्पाइट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एंटरप्राइज, एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन कर गया है। अगर हम 15-16, ये है डीमोनेटाइजेशन के पहले से लेकर अभी तक बात करें, तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट 16.45 लाख डिक्लाइन किया है। और ये लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ओन अकाउंट एंटरप्राइज, अपना कुछ पर्सनल बिजनेस करने में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, पर्सनल बिजनेसेस 4% से ग्रीव हुई है। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ट्रेंड देखते हैं, एक्सपीरियंस द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो मैन्युफैक्चर करता है कुछ भी गुड्स, स्टील वगैरह कुछ भी, जूते चप्पल कुछ भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बहुत स्टीप डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। 9.3% रिडक्शन हुआ है नंबर ऑफ यूनिट में, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज किया है। क्या इसको याद करना है, नहीं। ट्रेड सेक्टर में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ मिला है, ग्रोथ लेकिन रिड्यूस्ड था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड, इसको रटना नहीं था, बस देखना था। लॉन्ग टर्म कंपैरिजन, इसको, ये लॉन्ग टर्म कंपैरिजन जो 2010-11 से 2022-23 की बात करते हैं, इसको हम याद रख सकते हैं। grew by 14.3% in enterprise and 3.3% in employment
2010 से 11 तक बाद में डिक्लाइन हो गया। कब से? डिमोनेटाइजेशन के बाद। ट्रेड भी बढ़ा था बट ग्रोथ कम हो गया 2015-16 के बाद। सर्विसेज में पहले डिक्लाइन देखने के लिए मिला था बट बाद में सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा और अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वापस से। तो सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा, सर्विस सेक्टर में क्या आता है? टूरिज्म आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, कॉल सेंटर आ जाएगा, ये सब कुछ क्या है? सर्विस सेक्टर में वाली बातें हो गई। तो सर्विस सेक्टर में जॉब बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग में कम हुआ है, तो ये एक चिंता का विषय है। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब ज़्यादा रहना चाहिए, इसका मतलब हम ज़्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। Implication and economic shift, formal sector transition. The informal sector challenge lies in surplus labor migration to the formal sector. Surplus labor migration, माइग्रेशन लेबर अगर ज्यादा है उसको कहाँ शिफ्ट करो? फॉर्मल में, तो जाके काम होगा, है ना, भले ही फॉर्मल सेक्टर में डेटा कम है। पॉलिसी एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, दिस ट्रेंड अंडरस्कोर्स द सेक्टर वल्नरेबिलिटी टू इकोनॉमिक सेक्टर लाइक डिमोनेटाइजेशन। इनफॉर्मल सेक्टर को बहुत जोर का झटका लगा, किससे? डीमोनेटाइजेशन से। किससे? जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से। किससे? कोविड-19 पैंडेमिक से। हाईलाइटिंग द नीड फॉर टारगेटेड पॉलिसीज टू सपोर्ट रेजिलियंस एंड ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रोथ और रेजिलियंस अगर एम्प्लॉयमेंट में लाना है तो टारगेटेड अप्रोच लाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड का। एनालिसिस ऑफ आउटपुट ट्रेंड इन इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी। इंडियाज के इनफॉर्मल इकोनॉमी में क्या आउटपुट होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड पर एंटरप्राइज एंड वर्कर। करंट प्राइस, जीवीए पर एंटरप्राइज इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो गया? आरएस 2.38 लाख इन 2022-23 फ्रॉम आरएस 1.82 लाख इन 2015-16। जीवीए पर वर्कर रोज टू आरएस 1.42 लाख फ्रॉम आरएस 1.04 लाख ओवर द सेम पीरियड। क्या इसको ध्यान देना है? बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब कितना वैल्यू ऐड हो रहा है। मान लो आपके पास कुछ सामान आया है ना, आपके पास कच्चा मैंगो आया, कच्चे मैंगो से आपने क्या बना दिया? अचार बना लिया, तो आपने वैल्यू ऐड किया उसमें। वैसे ही उसी को क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड। कच्चा मैंगो और बाकी इंग्रेडिएंट खरीद के आप लाए 100 रुपीज का, अचार बना लिया आपने 200 रुपीज का, तो आपने 100 रुपीज वैल्यू उसमें ऐड किया है। रियल जीवीए ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस ग्रीव बाय 6.9%, अल्बियट स्लोअर देन द प्री पैंडेमिक लेवल। प्री पैंडेमिक लेवल से स्लोअर, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें समझने के लिए खास नहीं है, डेटाज है। डेटाज को कुछ समझते हैं, कुछ याद रखते हैं एग्जाम्स के लिए। वर्कर्स में डिक्लाइन काफी देखने के लिए मिला। नंबर्स, ये सारे नंबर यहाँ पे हैं जो न्यूज़पेपर में आए थे, हमें अभी देखना बहुत ज्यादा नहीं है। मैं बस यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ इस टॉपिक के माध्यम से कि देखो, जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसका काफी कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल 50% कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली किस में होता है? इकोनॉमी के आउटपुट में। 75% किस में होता है? एम्प्लॉयमेंट में, है ना। मतलब 75% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। डिस्पाइट इनफॉर्मल सेक्टर वल्नरेबल होता है किसी भी क्राइसिस को लेकर के। इकोनॉमिक डिसस्ट्रेस पोस्ट पैंडेमिक लाइकली कंट्रीब्यूटेड टू दिस डिक्लाइन। ये सब डिक्लाइन हुआ है। स्टेट स्पेसिफिक इनसाइट, टॉप 10 स्टेट्स बाय इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर। Detailed data in the table highlight trend across state contributing to nearly 3/4 of informal sector employment। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे दिखेगा? यूपी में दिखेगा इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि पॉपुलेशन में ज्यादा है। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट क्या है? डिस्पाइट चैलेंज द इनफॉर्मल सेक्टर शोज रेजिलियंस विथ ग्रोथ इन जीवीए। इनफॉर्मल सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड बढ़ा ही है ना, नॉमिनल टर्म्स में एटलीस्ट। रियल ग्रोथ हाउएवर रिमेन सबड्यूड, अंडरस्कोरिंग द नीड फॉर सस्टेन्ड पॉलिसी। हमें गवर्नमेंट को इनफॉर्मल सेक्टर के लिए सस्टेन्ड पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जिससे उनका प्रोडक्टिविटी बढ़े और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। पॉलिसी कंसिडरेशन, addressing the decline in real GVA growth requires targeted policies to mitigate the impacts of post-economic shocks. State-specific strategies are crucial to revitalizing informal sector employment and economic contribution across India. तो तीसरे टॉपिक से हमें बस इनफॉर्मल सेक्टर की एक झलक लेनी थी, वो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक दो डेटा काम का है, बाकी सारा डेटा काम का नहीं है। तो ठीक है, यहाँ तक इस टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।